हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपको 100% फ्री एजुकेशन देता रहा है। अब आपकी एजुकेशन को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम लेकर आए हैं बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब यहाँ पर बुक्स मिल जाती है तब भी हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसकी समस्या का भी हम हल लेकर आए। अब क्या होता है, हम एक सब्जेक्ट में क्या होता है कि हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, फिर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, फिर हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, एमसीक्यूज हैं, फिर टेस्ट पेपर है, सैम्पल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो इस तरीके से हम कई कैटेगरीज में पढ़ाई करते हैं इन्हीं चैप्टर्स की। तो यही कैटेगरीज हमने आपके लिए बुक्स के लिए रेडी करी है। जैसे कि हमने थ्योरी पढ़ी, हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, तो एक बुक हमारी क्या हो गई, थ्योरी बुक हो गई। फिर हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया तो एक बुक हमारी हो गई सॉल्यूशन बुक हो गई। फिर हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया तो एक बुक हमारी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो गई। फिर एमसीक्यूज बुक हो गई। इस तरह अलग अलग बुक्स आपके लिए हमने रेडी करी है जो आपको आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब आता है सवाल कि ये बुक्स हमें मिलेंगी कैसे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे उसके अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल करिए, सबमिट करिए, हमारा टीम मेंबर जल्द ही आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। तो ये तो हो गई मैग्नेट ब्रेन्स जो आपके लिए फिक्रमंद रहता है, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमने दे दी कि और हमने आपके लिए क्या किया है। अब आते हैं आज के वीडियो पे। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि आज हम मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ये भी आपके 100% फ्री है। जैसे अभी तक आपको सारी 100% फ्री एजुकेशन मिलती आई है, वैसे ये भी 100% फ्री है। ये आपको क्लास 3rd से 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रहा है। तो सभी सब्जेक्ट्स में सभी चैप्टर के लिए अवेलेबल है। अलग अलग चैप्टर के आपके टेस्ट पेपर कराए जा रहे हैं। तो ये टेस्ट पेपर का पीडीएफ आपको पहले मिल चुका है। अब उन पीडीएफ को आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। जिन्होंने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छा है, और ये कोशिश करिए कि उन्हें आप सॉल्व करिए। ये हम सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए लेकर आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ तक जैसे जो कोई भी चैप्टर आया तो हम जल्दी से, जब हमें पीडीएफ मिल जाता है तो आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने में हमको ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस चैप्टर के बारे में नहीं जानते और हमने मिस करी हैं। और जब हम उन चीज़ों को नहीं जानते हैं, अपने अंदर की कमज़ोरी जब हम एक बार फाइंड कर लेते हैं ना, तो फिर हम उस पर वर्क कर सकते हैं। और जब हम ये पता ही नहीं होगा कि क्या चीज़ हमारी समझ में नहीं आया, तो हम उस कमी को दूर नहीं कर पाएंगे। तो ये टेस्ट पेपर जो है ये आपको खुद ये पता करने का मौका दे रहा है कि हम क्या चीज़ है जो हमसे इस चैप्टर से रिगार्डिंग मिस हो गया है। और जो मिस हो गया है आप पीछे जाकर उसके रिगार्डिंग वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस टेस्ट पेपर में हमने दोनों ही तरह के आपको प्रश्न दिए हुए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न हैं। तो इन दोनों को ही आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमने बता दिया कि भाई हम टेस्ट पेपर लेके आए, लेकिन कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि मैं तो आपको हिंदी ही पढ़ाती हूँ। अब क्वेश्चन उठता है क्लास क्या है। तो चलिए देख लेते हैं क्लास क्या है। तो आज की जो हमारी क्लास है 10th हिंदी कोर्स बी ई की बुक है स्पर्श भाग 2, अध्याय है 3 हमारा तातारा वामेरों की कथा। तो ये एक लोक कथा थी जिसे हमने पढ़ा था। अंडमान निकोबार किस तरीके से ये द्वीप पहले एक हुआ करते थे, फिर अलग हो गए, इसी पर आधारित एक लोक कथा थी। तो इस लोक कथा को हमने पढ़ लिया, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो अब फटाफट हम इसका क्या कर लेते हैं, टेस्ट पेपर। तो ये है हमारा मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल ही चुका है। तो चलिए यहाँ पर दो तरीके के प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के हैं। करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे और इस पे आधारित प्रश्न है। तो पहला गद्यांश है हमारा, ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता, अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, सभी उसका आदर करते थे, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। जैसे उसे कोई याद करता तो वो तुरंत वहां पहुंच जाया करता था। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर पर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को भी अलग
ना होने देता, कभी वो अपने आप से अलग नहीं होने देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। तो मतलब तलवार कभी इस्तेमाल नहीं करी, हमेशा मगर उसके कमर में बंधी रहती थी, इसलिए लोगों को ये लगता था कि उसके अंदर जरूर कोई ना कोई पावर है। तो ये तो हमारा गद्यांश हो गया। अब इस पर प्रश्न क्या है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। अब ये लेखक कौन है, हबीब तनवीर, निदा फाजली, प्रेमचंद या लीलाधर मंडलोई। तो ये जो चैप्टर हमारे सामने रखा गया है तातारा वामीरो, इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। नेक्स्ट आते हैं, तातारा अपना परम कर्तव्य क्या समझता था, क्या चीज समझता था, दूसरों की सहायता करना, अपने गांव वालों की सेवा करना, समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना, अपनी तलवार की रक्षा करना। वो था आपका पहला और पहले सबसे पहले अपने समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना, यानी कि कोई भी उसको बुलाए सहायता के लिए तो सबसे पहले वो पहुंच जाया करता था। तो दूसरों की सहायता से ज्यादा समूची, देखिए यहाँ पर है समूचे देशवासियों की सेवा करना और दूसरों की सहायता करना, ये दोनों वो काम करता था। तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, दूसरों की सहायता करना, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, पूरे देववासियों की सेवा करना, मतलब कोई कहीं भी पुकारे वो तुरंत पहुंच जाया करता था। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अच्छा, आपने कभी एक चीज़ ये ध्यान दी है कि जब भी मैं एमसीक्यूज पढ़ाती हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर मार्क कर दिया, हमेशा मैं चारों ऑप्शन पढ़ती हूँ। तो ये काम आपको भी करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, तभी हम टिक मार्क करेंगे। ये कोई भी आप, हम सिर्फ हिंदी में नहीं बोल रहे, किसी भी सब्जेक्ट में हो आप हमेशा ये करना, क्योंकि आपको उलझा देने के लिए कई ऑप्शन इधर उधर करके रखे जाते हैं। तो हमेशा चारों ऑप्शन ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूसरे गांव के लोग ततारा का सम्मान क्यों करते थे, किस लिए करते थे, क्योंकि उसके पास दैवीय शक्ति की तलवार थी, क्योंकि वह आकर्षक व्यक्तित्व से पूर्ण था, क्योंकि सब उसके आतंक से डरते थे, क्योंकि वह मुसीबत के समय उनकी सहायता करता था। क्यों सम्मान करते थे सभी लोग, क्योंकि वह मुसीबत के समय सबकी सहायता करता था, कोई भी किसी भी समय उसको सहायता के लिए पुकारे वो तुरंत पहुंच जाया करता था। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर ततारा के चरित्र की विशेषता क्या है, क्या विशेषता है, परोपकारी, साहसी, आत्मीय स्वभाव या ये सभी। तो जो हमने गद्यांश पढ़ा वो उसमें हम देख रहे हैं कि उसके अंदर ये सभी है। वो परोपकारी है, दूसरों के साथ उपकार करता है, साहसी है, ताकतवर है, आत्मीय स्वभाव है। ये सिर्फ ये नहीं है कि वो परिवार के साथ ही अटैच है, वो अपने सभी द्वीपवासियों के साथ अटैच है। तो ये सारी ही उसके अंदर क्वालिटीज हैं। ततारा के चर्चित व साहसिक कार्य का श्रेय गांव वाले किसे देते थे, जो वो इतने फेमस और बहुत ही बहादुरी वाले काम करता था, इसका श्रेय किसको दिया जाता था, ततारा की तीव्र बुद्धि को, ततारा की माता को, ततारा की तलवार को, या ततारा के स्वभाव को। तो ये सारा श्रेय जो मिलता था वो था ततारा की तलवार का, कि मतलब उसके पास जो ये तलवार है ये दैवीय शक्ति से पूर्ण है, जिससे उसको ये सारी काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। अब आते हैं हम दूसरे गद्यांश पे। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था, लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे ये धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी ओर खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया, वह हाँफ रहा था। तो किस तरीके से जब उसकी माँ, वामीरो की माँ उसको बहुत कुछ कहती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है, और उसके बाद वो अपनी तलवार निकाल कर ज़मीन में घोंप देता है और उसे खींचते हुए जाता है, जिससे ज़मीन फटती हुई चली जाती है। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। दीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी, वे सिहर उठे। तो जो क्रोध से खींचता जा रहा था उसे पूरी दरार पड़ी और एक तरीके से दीप दो हिस्सों में बंटता हुआ चला जा रहा था, जिसे देखकर लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। अब प्रश्न क्या है,
प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम क्या है? अब ये गद्यांश जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या नाम है? पाठ का नाम तो हमें पता है, लेखक हमें बताने हैं। तो क्या है ये? यहाँ पर चैप्टर हमारा है तातारा में वीरों की कथा और लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। ये एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, तातारा ने क्रोध आने पर क्या किया? तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा, तलवार को धरती पे खोप दिया, का खा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है का और खा दोनों। तलवार निकालकर पहले कुछ विचार करता रहा और फिर उसने धरती पर खोप दिया था। अपने क्रोध को शांत करने के लिए तातारा ने क्या किया? जब वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था तो उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए किया क्या? वामीरों को प्रेम भरी नजरों से देखा, गांव वालों को समझाने का प्रयास किया, तलवार को धरती में गाड़ कर खींचते हुए दूर ले गया, अपनी तलवार और वामीरों में से एक को चुना। तो सही ऑप्शन क्या था? उसने तलवार को धरती में गाड़ कर खींचते हुए दूर तक लेकर गया था अपने गुस्से को शांत करने के लिए। लोग भय से किस कारण से हिल उठे? क्यों उनको डर लग रहा था लोगों को? तातारा के क्रोध को देखकर, क्रोध के कारण फटती हुई धरती को देखकर, का खा दोनों या तातारा की तलवार को देखकर। तो सही कारण क्या था? वो सबसे पहले तातारा को क्रोध को, क्योंकि उसने तलवार निकाली थी तब और उसको गुस्से में था, तो पहले वो तब घबराए, फिर उसके बाद उसके ने जब घोप दी और धरती फटने लगी तो भी उसको देखकर लोग डर गए थे। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? का और खा दोनों ही। नेक्स्ट आते हैं, धरती के दो टुकड़ों में बंटने का क्या कारण था? जो दो टुकड़े बट गए क्या था? तातारा वामीरों का वियोग होना, तातारा को देश निकाला मिलना, तातारा द्वारा तलवार से धरती पर लंबी रेखा खींचना, वामीरों की मां द्वारा गांव का विभाजन करना। तो धरती के दो टुकड़ों में बंटने का कारण था तातारा द्वारा तलवार से धरती पर लंबी रेखा खींचना। वो तलवार से घोप के और जो लंबी रेखा खींचती गई, इसी के कारण वो दो टुकड़ों में धरती बट गई थी। तो अब इस प्रश्न के बाद हमारे शुरू होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि वर्णात्मक। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव कर लिए, अब हमारे पास क्या है? वर्णात्मक प्रश्न है, इनको करते हैं। तो क्या है? तातारा क्यों प्रसिद्ध था तथा वह अपना परम कर्तव्य किसे समझता था? क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि वो सभी की हेल्प करता था, साहसिक था, सुंदर था, बलिष्ठ था, और वो जो है अपना परम कर्तव्य समझता था सभी की सहायता करना, अपने देववासियों की सभी की सहायता करना वो अपना परम कर्तव्य समझता था। तो क्या है? तातारा अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध था। वह सरल स्वभाव का था तथा सबकी सहायता करने वाला था। अपनी लकड़ी की तलवार की सहायता से वह अद्भुत शौर्य और साहस का परिचय देता था। तातारा केवल अपने गांव के लोगों के ही नहीं अपितु समस्त द्वीप समूह के निवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। तो ये नहीं कि सिर्फ अपने गांव की सेवा करेगा, पूरे द्वीप में जितने भी गांव थे, अगर कोई भी उसे हेल्प के लिए बुलाता तो वो हमेशा जाता था। तातारा को दूसरे गांवों में आमंत्रित क्यों किया जाता था? क्यों उसे आमंत्रित सभी लोग बुलाते थे? तातारा अच्छे स्वभाव का शक्तिशाली और सुंदर युवक था। आकर्षण व्यक्तित्व, समाज सेवा और त्याग की भावना तथा आत्मीय स्वभाव से प्रभावित होकर लोग उसके करीब रहना पसंद करते थे। अतः पर्व त्योहार के समय उसे दूसरे गांवों में भी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। कहते हैं ना कि जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है ये उसे सभी लोग उसके करीब रहना चाहते हैं। तो इसी करीबियत को पाने के लिए सभी लोग, कोई भी गांव में कोई पर्व हो, त्योहार हो, तो उसको आमंत्रित किया जाता था और सभी उसकी नजदीकियां पाकर जो है बहुत ही अच्छा महसूस करते थे। तातारा समुद्र तट पर घूमने के लिए क्यों आया था? पूरा दिन की थकान को मिटाने के लिए वो समुद्र के किनारे शाम को टहलने के लिए आया था। दिन भर परिश्रम करने के कारण तातारा थक गया था। अपनी थकान मिटाने और शांति का अनुभव करने के लिए वह समुद्र तट पर घूमने के लिए आया था। मधुर गीत गाने वाली युवती कौन थी? उसे किसने भिगो दिया था? तो मधुर गीत गाने वाली युवती कौन थी? वो थी दूसरे गांव की जो लड़की थी वामीरो हो, और उसको भिगोया किसने था? समुद्र की लहर ने आके एकदम उसको भिगो दिया था। जो गाना गा रही थी वो एकदम चुप हो गई थी। तो क्या था? मधुर गीत गाने वाली युवती पास के ही एक गांव लपाती की रहने वाली वामीरो थी। वह समुद्र तट पर अकेले बैठे हुए गीत गा रही थी। अचानक एक ऊंची ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया। नेक्स्ट है, तातारा के गीत गाने
ने गीत गाने वाली युवती से विवशता में क्या आग्रह किया और क्यों। अब वो वामीरो जो है ना वो बहुत अच्छा गीत गा रही थी, तो तातारा जो वहाँ पे उसको सुन के एकदम मंत्रमुग्ध हो गया, उसको कुछ होश नहीं रहा। अब जब उसने लहर ने वामीरो को भिगो दिया तो उसका गाना शांत हो गया। अब वो बिना कुछ सोचे समझे तातारा बस उससे यही रिक्वेस्ट करता जाता, गाओ ना, तुमने गाना क्यों रोक दिया, तुम गाओ ना, तुम गाना क्यों रोक दिया। बार बार उससे यही आग्रह किया जा रहा था क्योंकि वो उसकी आवाज से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुका था। तो क्या है, तातारा ने गीत गाने वाली युवती से आग्रह किया कि वह उसका रास्ता छोड़ दे, लेकिन एक बार वह उसे अपना नाम बता दे, क्योंकि वामीरो का मधुर स्वर में गाया गीत तातारा को बहुत पसंद आया था। और बाद में जब उसने वामीरो को देखा तो वो उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया और अपनी सुध बुध खो बैठा। तो क्या था, जब उसने भिगो दिया तो बोले कि भैया गीत गाओ। अब वो गीत गाने को तैयार नहीं तो उसने उठ के चल दिया, क्योंकि भाई वो दूसरे गांव का था, ये दूसरे गांव का था। अब वो रिक्वेस्ट करे कि भाई गाना गा दो। अब जब वो गाना थोड़ी देर बाद उसे होश आया कि अरे नहीं हमें नहीं करना चाहिए, तो अब वो अपना नाम बता दो। तो इस तरीके के प्रश्नों से जो है वामीरो बहुत घबरा गई और जल्दी से भाग के वहां से चली जाती है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या होगा, उसकी आवाज सुनकर जो है वो तातारा, वामीरो की आवाज सुन के तातारा पूरी तरीके से अपने होश हवास को खो बैठा था। वामीरो अन्य गांवों के युवकों को उनकी बात का उत्तर क्यों नहीं देती थी। अब क्यों वो दूसरे गांव के युवकों से बात नहीं करती थी, क्या कारण था। भाई उस समय एक प्रथा थी कि भाई एक का विवाह दूसरे में नहीं होता था, तो इसलिए कभी भी दूसरे गांव के लोगों से संपर्क में नहीं आना होता था, इसलिए थोड़ा हेजिटेशन जो रहती है वो क्या था। वामीरो अन्य गांवों के युवकों को उनकी बात का उत्तर इसलिए नहीं देती थी क्योंकि उनके समाज में किसी और से बातचीत करना उनके गांव की परंपराओं के विपरीत था। जैसे हमने बताया था, परंपरा थी कि भाई एक गांव से दूसरे गांव में विवाह नहीं होगा। तो अब अगर हम बात करते हैं, मान लो कुछ हमें अच्छा लगा, जैसे कि तातारा वामीरो के साथ हुआ, तो इस कारण से ये था कि भाई दूसरे गांव के लोगों से बात ही नहीं करो, ना ही ऐसे संबंध उभरेंगे और ना ही किसी तरीके से परंपरा को तोड़ने की नौबत आएगी। तो इसीलिए वो दूसरे गांव के युवकों से बात नहीं करती थी। मना करने के बाद भी वामीरो तातारा से मिलने क्यों गई। मना कर दिया था नहीं जाएंगे, लेकिन तब भी उसके बाद गई। क्यों? क्योंकि वो उसके आकर्षण में फंस गई थी। उसका व्यक्तित्व ऐसा था तातारा का कि सभी लोग मोहित हो जाते थे, तो वामीरो भी मोहित हो गई थी। तो क्या था, मना करने के बाद भी वामीरो तातारा से मिलने गई क्योंकि तातारा का व्यक्तित्व बार बार उसे आकर्षित कर रहा था। वह उससे मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। तो वो एक पहली मुलाकात थी, तो दोनों में कुछ अटपटा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोलता है कि मैं कल फिर यही इंतजार करूंगा। तो वामीरो सोचती हम नहीं जाएंगे, लेकिन तब भी वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाती। कारण था एक अट्रैक्शन यानी आकर्षण, जिसके कारण वो बंधे हुए उस वहां पर पहुंच जाती है। गांव तथा परिवार वाले तातारा और वामीरो के रिश्ते के विरुद्ध क्यों थे। कारण था गांव की परंपरा, इसके कारण ये लोग जो है इस विवाह के विरुद्ध थे। गांव तथा परिवार वाले तातारा और वामीरो के रिश्ते के विरुद्ध थे क्योंकि उनका रिश्ता उनकी मान्यताओं और रीति रिवाजों के विरुद्ध था। उनके गांव में यह परंपरा प्रचलित थी कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक है, जबकि तातारा पासा गांव का था और वामीरो लपाती गांव की थी। अतः दोनों का रिश्ता गांव में प्रचलित रूढ़ी के विरुद्ध था। तो मेन जो परंपरा थी, इसके कारण ही दोनों का विवाह के विरुद्ध थे गांववासी। गांव वालों और परिवार वालों के बार बार मना करने के बाद भी वामीरो ने तातारा से मिलना जुलना क्यों नहीं छोड़ा। सभी में मना किया कि भाई नहीं मिलिए, एक दूसरे के गांव के विरुद्ध है, लेकिन तब भी उन दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम था, इसलिए वो लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। तो क्या था, तातारा के सुंदर व्यक्तित्व, सौम्य व्यवहार और साहस्य आदि गुणों ने वामीरो को उसकी ओर आकर्षित किया था। इसी कारण परिवार वालों और गांव वालों के मना करने पर भी उसने तातारा से मिलना जुलना बंद नहीं किया। भाई इसी आकर्षण में वो फंस गई और उसको प्यार हो गया, और इसी कारण सभी लोग मना करते रहे। यहाँ तक कि गांव की जो परंपरा थी वो भी उसे पता थी, उसको भी उसने नजरअंदाज किया और वो उससे मिलने के लिए पहुंच गई थी। वामीरो की मनोदशा के बारे में लिखिए। अब वामीरो की मनोदशा क्या थी, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, गांव की परंपरा थी, हम नहीं मिल सकते, तो क्या दशा थी उसकी वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे।
वामियों की मनोदशा थोड़ी जटिल है, क्योंकि एक ओर वह दूसरे गांव के युवक तातारा से प्रेम करती है और दूसरी ओर अपने गांव की मर्यादा रूपी तलवार उसके हृदय पर खिंची है। मतलब एक तरफ मर्यादा है और दूसरी तरफ प्यार है। यही कारण है कि वह अत्यंत असमंजस की स्थिति में रहती है और किसी अन्य काम में उसका मन नहीं लगता। वह ऊपर से कठोरता एवं शुष्कता दिखाती है, ऊपर से तो दिखाती है कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, लेकिन किंतु भावनात्मक स्तर पर तातारा के प्रेम में वह पूरी तरह भीग चुकी है। तो मतलब उसको ऊपरी तौर पर दिखा रही है कि मैं इतना ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तातारा हो या ना हो, लेकिन भीतरी तौर पर क्या था उसके अंदर, वो पूरी तरीके से तातारा के प्यार में डूबी हुई थी, उससे अलग नहीं रह पाती थी। इसी कारण जब पशु पर्व होता है तो वो वहाँ पर छुप कर पहुँचती है और जैसे ही वो मामी तातारा के सामने आती है तो कैसे रोने लगती, बोलती कुछ नहीं है, बस रोती रह जाती है। और इसी तरीके से जब वो बार बार पूछता है तातारा तो उसकी आवाज़ से उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। तो ये मनोस्थिति क्या थी कि एक तरफ वो अपनी मर्यादा गांव की नहीं छोड़ना चाहती थी और दूसरी तरफ वो अपने प्रेम से विवश थी। तो ये एकदम एक असमंजस की स्थिति होती है कि क्या करें क्या नहीं करें, उस स्थिति में वो फंसी हुई थी। तो इस प्रश्न के साथ हमने फटाफट ये टेस्ट पेपर अपना सॉल्व कर लिया। आगे टेस्ट पेपर और भी हैं और इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहेंगे। तो उम्मीद है बहुत सारे आंसर मुझसे मिले होंगे आपके। ये देखिए, लिखने के तरीके पे मत जाइएगा, बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारे लिखने के तरीके में फ़र्क आ जाता है। बस ये देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा आंसर वैसा ही होना चाहिए। तो मैग्नेट ब्रेन्स अभी तक आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता रहा, आगे भी लेकर आता रहेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए अब हम लेकर आए हैं बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स जो हैं आपको क्लास 12 किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। इनको आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जानकारी, क्योंकि बुक्स तो बहुत मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपको की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में से डिवाइड किया है। जैसे कि हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो हमारी एक बुक हो गई एमसीक्यूज बुक, हम सैम्पल पेपर पढ़ते हैं तो एक हो गई सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक, हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन की है तो एक बुक हमारी सोल्यूशन बुक हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज की बुक हमने आपको ये सहायता के लिए तैयार करी है। ये बुक्स आपको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है जिसके अंदर एक फॉर्म है, उसे आप फिल करके सबमिट कीजिए। हमारा एक टीम मेंबर जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप बुक भी प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को अच्छे कर सकते हैं। तो आगे टेस्ट पेपर आगे बहुत से हैं, हर चैप्टर से हैं, तो साथ में रहिएगा और फटाफट इनको सॉल्व करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।